तो आज का हमारा जो विषय है वो संविधान सभा की समितियां हैं और यह एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, यूपीएससी और रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। सही कहा। तो इस डीप डाइव का उद्देश्य बहुत क्लियर है। आज हम इन समितियों के गठन, उनके सदस्यों, झंडे से जुड़े नियमों और कुछ अन्य जरूरी तथ्यों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। रटना नहीं है, बस समझना है। राइट, एकदम लॉजिकल तरीके से। हाँ, तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक किताब दिखाई गई है और आसपास कुछ बॉक्स बने हैं। ये अलग अलग आकार के बॉक्सेस? हाँ, वही। ये बॉक्सेस दरअसल समितियों को दर्शाते हैं। संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनी थी, जिसमें से 8 बड़ी थी और 14 छोटी समितियां थीं। एक बेसिक डाउट है मेरा, समिति का असल में अर्थ क्या होता है? स्लाइड के अनुसार समिति का अर्थ है एक अध्यक्ष यानी चेयरमैन के नेतृत्व में लोगों का समूह। ओके, गॉट इट। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। परीक्षा में सीधे पूछा जाता है कि कुल समितियां कितनी थीं, जिसका उत्तर 22 है, और बड़ी समितियां कितनी थीं, तो उसका उत्तर 8 है। यानी 22 और 8 का आंकड़ा याद रखना है। हाँ, तो कुल 22 में से 8 बड़ी समितियां थीं, ये याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें तो कुछ पुराना सा दिख रहा है। राइट। इस स्लाइड में एक पुराना स्क्रोल यानी कागज और एक कंपास या प्रकार दिखाया गया है। ये डिजाइन या ड्राफ्टिंग से जुड़ा लग रहा है। एकदम सही पकड़ा। ये प्रारूप समिति के गठन के बारे में बता रहा है। इसे मसूदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्हें संविधान का जनक भी कहते हैं। वेट, इसमें कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष को मिलाकर इसमें कुल 7 सदस्य थे। यह पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्योंकि इसके गठन की तारीख 29 अगस्त और सदस्यों की संख्या जो 7 है, उस पर अक्सर प्रश्न आते हैं। 7 सदस्य, ठीक है। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्यों और गठन की तारीख को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ एक सुनहरे बेस पर कुछ पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट इंसानी आकृतियां खड़ी दिखाई गई हैं। ये उन्हीं 7 सदस्यों की बात हो रही है ना? हाँ, स्लाइड में मूल सदस्यों के नाम हैं, जैसे के.एम. मुंशी, जिनका पूरा नाम कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी है, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन. गोपाला स्वामी अय्यंगर। इसमें सैयद मोहम्मद सादुल्ला के बारे में क्या खास बात लिखी है? वो असम के पहले पीएम थे। उस वक्त प्रांत के मुख्यमंत्री को पीएम ही कहा जाता था। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। एग्जाम में अक्सर सदस्यों के नाम देकर पहचान करने को कहा जाता है, जैसे के.एम. मुंशी और सादुल्ला जी के आसाम के पीएम होने पर भी सीधा सवाल आता है। तो ये सारे नाम तो रटे होने चाहिए। हाँ, इन नामों को ध्यान में रखना जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के बीच में एक रीसाइकिल या बदलाव वाला गोल तीर का निशान बना हुआ है। रीसाइकिल वाला निशान मतलब कुछ चेंज हुआ था? सही गैस किया। प्रारूप समिति में सदस्यों का बदलाव हुआ था। स्वास्थ्य कारणों से बी.एल. मित्तर ने इस्तीफा दिया, जिनकी जगह एन. माधवा राव आए, और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी नए सदस्य बने। एक मिनट, बी.एल. मित्तर की जगह किसने ली थी? स्लाइड के अनुसार उनकी जगह एन. माधवा राव ने ली। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। रिप्लेसमेंट्स वाले सवाल बहुत आते हैं। और खेतान की जगह किसने ली, ये सीधा एमसीक्यू बनता है। तो बदलाव वाले दोनों नए सदस्यों के नाम पक्का करते हुए आगे बढ़ते हैं। डन। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक किताब पर लाल रंग से रिजेक्टेड यानी अस्वीकृत की मोहर लगी हुई दिख रही है। वेट, रिजेक्टेड? संविधान का ड्राफ्ट रिजेक्ट हो गया था? हाँ, ये संविधान का पहला प्रारूप था जो बी.एन. राव ने तैयार किया था। वो संवैधानिक सलाहकार थे। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। इस पहले प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे? इसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। लोग अक्सर पहला ड्राफ्ट अंबेडकर जी का समझ लेते हैं। एकदम सही पकड़ा। परीक्षा में पहला प्रारूप किसने बनाया, जिसका उत्तर बी.एन. राव है, और उसमें कितने अनुच्छेद थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 243 अनुच्छेद, ठीक है।
तो इस पहले अस्वीकृत प्रारूप के फैक्ट्स को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में भारत का नक्शा है जिस पर कुछ लोकेशन पिन मार्क किए गए हैं। ये पिन्स डॉक्टर अंबेडकर के चुनाव क्षेत्र दिखा रहे हैं क्या? हाँ, डॉक्टर अंबेडकर पहले पश्चिम बंगाल के जैसोर खुलना से चुने गए थे। विभाजन के बाद वो हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। फिर विभाजन के बाद वो बॉम्बे की पूना सीट से चुने गए, जिसे एमआर जयाकर ने त्यागपत्र देकर खाली किया था। विभाजन के बाद उनका पहला चुनाव क्षेत्र कहाँ चला गया? वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, एग्जाम में विभाजन के बाद की सीट यानी बॉम्बे पूना और सीट खाली करने वाले व्यक्ति एमआर जयाकर पर एमसीक्यू बनते हैं। पूना सीट और जयाकर जी का नाम याद रखना होगा। हाँ, तो बॉम्बे की पूना सीट के महत्व को समझते हुए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक सुनहरे रंग का गोल संसद भवन यानी पार्लियामेंट दिखाया गया है। ये जरूर केंद्र या संघ से जुड़ी समितियों की बात होगी। सही कहा, ये संघ और राज्य समितियां हैं। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों से संबंधित समिति, इन तीनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्या राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी वही थे? हाँ, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में जहां भी संघ और राज्य शब्द वाली इन समितियों का नाम आता है उसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू ही होता है। ये तो एक अच्छी ट्रिक हो गई। तो नेहरू जी की 3 प्रमुख समितियों को याद रखकर आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक किताब के ऊपर पानी के जहाज का स्टीयरिंग व्हील यानी संचालन चक्र बना हुआ है। स्टीयरिंग व्हील मतलब संचालन से जुड़ा कुछ? हाँ, ये नियम और संचालन समितियां हैं। नियम और प्रक्रिया समिति तथा संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें एक ट्रिक भी दी है, नियम और संचालन हमेशा राजा करता है। क्या इसे आसानी से याद रखने की कोई ट्रिक है? हाँ, वही जो मैंने अभी बताई। स्लाइड में ट्रिक है कि नियम और संचालन हमेशा राजा करता है, जहां राजा से मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। संचालन समिति बहुत बार आती है। बिल्कुल, संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष के बारे में कई बार पूछा गया है। तो इस राजा वाली ट्रिक को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। डन। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक बड़ी सी सिल्वर यानी चांदी की ढाल या शील्ड दिखाई गई है। ढाल? ये किसको दर्शा रही है? ये प्रांतीय एवं सलाहकार समितियों को दर्शा रही है। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजाति सलाहकार समिति, इन दोनों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस वृहद सलाहकार समिति का नेतृत्व किसने किया? स्लाइड में स्पष्ट है कि इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष पर हमेशा प्रश्न आते हैं, जिसका उत्तर सरदार पटेल है। प्रांत और मौलिक अधिकार दोनों पटेल जी के पास थे। हाँ, तो प्रांतों और मौलिक अधिकारों की रक्षा से पटेल जी का नाम जोड़कर आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में न्याय का तराजू यानी स्केल्स ऑफ जस्टिस दिखाया गया है। ये पिछली स्लाइड का कंटिन्यूएशन लग रहा है। हाँ, ये सलाहकार समिति की उप समितियां यानी सब कमिटीज हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ में समिति और उप समिति में कंफ्यूजन हो सकता है। एकदम सही पकड़ा। छात्र अक्सर मुख्य समिति जो पटेल जी की थी और उप समिति जो कृपलानी और मुखर्जी जी की थी उसके बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एग्जाम का फेवरेट ट्रैप है। सब कमेटी शब्द ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में। बिल्कुल। तो इन उप समितियों के दोनों अध्यक्षों के नाम स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ भारत का लहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा दिखाया गया है। अब झंडे की बात होगी। हाँ, ये राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ यानी अडहॉक समिति के बारे में है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ का अर्थ होता है किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तदर्थ या अडहॉक का क्या मतलब होता है? तदर्थ का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई। जब काम पूरा हो जाए तो समिति खत्म। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, एग्जाम में ध्वज अपनाने की तारीख 22 जुलाई 1947 बार बार पूछी जाती है। 22 जुलाई, ठीक, आजादी से थोड़ा पहले। सही।
तो झंडे की समिति और अपनाने की तारीफ को समराइज करके आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में बीचों बीच एक नीले रंग का अशोका चक्र बना हुआ है। ये तो झंडे के डिजाइन की डिटेल्स लग रही हैं। हाँ, स्लाइड जानकारी देती है कि ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ध्वज में चरखे का सुझाव लाला हंसराज ने दिया था। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, जबकि लंबाई चौड़ाई 3:2 है। अशोका चक्र में 24 तीलियां हैं। अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो क्या होगा? स्लाइड के अनुसार लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, जबकि चौड़ाई लंबाई 2:3 है। ओ, शब्दों का खेल। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, परीक्षाओं में पिंगली वेंकैया का नाम और झंडे का अनुपात सीधा पूछा जाता है। बस क्रम ध्यान रखना है, लंबाई और चौड़ाई का। 3:2 याद रहेगा। तो ध्वज के डिजाइनर और डायमेंशन को याद रखने की हिदायत देकर आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ न्याय के तराजू के साथ एक पिल्लर है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की इमारत बनी है। सुप्रीम कोर्ट मतलब झंडे से जुड़ा कोई कोर्ट केस है? हाँ, ये ध्वज फहराने के अधिकार पर है। ध्वज संहिता या फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। ध्वज फहराने का अधिकार नवीन जिंदल केस से मिला, जिन्होंने 1995 में दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2004 को नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार दिया। फ्लैग कोड कब से प्रभावी हुआ? स्लाइड में लिखा है कि ये 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुआ। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम, नवीन जिंदल केस और 26 जनवरी 2002 ये दोनों ही सिविल सर्विसेज और अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदल केस से आम आदमी को अधिकार मिला। सही, तो नवीन जिंदल केस के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक सुनहरे रंग का जज का हथौड़ा या गैवल है, जिस पर लॉ एंड ऑर्डर लिखा है। ये किसी एक्ट या कानून के बारे में होगा? हाँ, ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम है, जो 1971 में लाया गया था। ये संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को संरक्षण देता है। जानबूझकर अपमान करने पर सजा का प्रावधान है। ये अधिनियम किन चीजों को संरक्षण देता है? ये संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, इन तीनों को संरक्षण देता है। अच्छा, 3 चीजें। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्योंकि साल 1971 और इसके तहत आने वाले तीनों विषय MCQ में पूछे जाते हैं। संविधान, झंडा और राष्ट्रगान। गॉट इट। तो 1971 के इस अधिनियम के दायरे को ध्यान में रखकर अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में लाल किला और इंडिया गेट को कांच के बॉक्स के अंदर दिखाया गया है। ये डिफरेंस बता रहा है क्या किसी चीज का? हाँ, ये ध्वजारोहण या फ्लैग होइस्टिंग और ध्वज फहराना या फ्लैग अनफर्लिंग के बीच का अंतर है। ध्वजारोहण 15 अगस्त को होता है, जिसमें झंडा नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, और ये लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा होता है। जबकि ध्वज फहराना 26 जनवरी को होता है, जहां झंडा ऊपर ही बंधा होता है और ये कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है और कहाँ? 26 जनवरी को झंडा राष्ट्रपति द्वारा कर्तव्य पथ पर फहराया जाता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल, 15 अगस्त को PM लाल किले पर और 26 जनवरी को प्रेसिडेंट कर्तव्य पथ पर। ये अंतर बहुत बार पूछा जाता है। अनफॉलिंग और होइस्टिंग का फर्क क्लियर हो गया। तो इस महत्वपूर्ण अंतर को दिमाग में बैठाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पृथ्वी या ग्लोब बनी है, जिसके चारों तरफ हवाई जहाज चक्कर लगा रहे हैं। हवाई जहाज यानी विदेशी अतिथियों की बात हो रही है? एकदम सही, गणतंत्र दिवस के विदेशी अतिथि। 1950 के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के सुकार्नो मुख्य अतिथि थे। 1951 में नेपाल के राजा त्रिभुवन थे। 1952 और 53 में कोई अतिथि नहीं बुलाया गया। 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अतिथि थे। क्या कोई ऐसा साल भी था जब कोई विदेशी अतिथि नहीं आया? हाँ, स्लाइड के अनुसार 1952 और 1953 में कोई अतिथि नहीं बुलाया गया था। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक्सेप्शंस हमेशा आते हैं। हाँ, पहले अतिथि सुकार्नो और बिना अतिथि वाले वर्ष एग्जामिनर के पसंदीदा सवाल है। 1952 और 53, ठीक है। और इन विशेष वर्षों के अतिथियों की जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक नीले रंग का फोल्डर है, जिस पर एक सुनहरी चाबी या की बनी है। चाबी
मतलब कोई ट्रिक आने वाली है फिर से? हाँ, ये महत्वपूर्ण छोटी समितियों का पहला भाग है। सदन समिति के अध्यक्ष पत्ता भी सीतारमैया थे। इसकी ट्रिक है घर के लिए पत्ता चाहिए। और कार्य संबंधी समिति यानी वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। कार्य संबंधी समिति का नेतृत्व किसने किया था? इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये पत्ता वाली ट्रिक अच्छी है। हाँ, पत्ता भी सीतारमैया वाले प्रश्न को याद रखने के लिए ये ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आती है। घर के लिए पत्ता, सदन समिति पत्ता भी याद रहेगा। तो सदन और कार्य समिति को याद करके अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक काले रंग का ब्रीफकेस या बैग है जिस पर चमकता हुआ नारंगी रंग का रुपया का निशान है। रुपया? तो ये फाइनेंस से रिलेटेड समिति होगी। बिल्कुल, ये छोटी समितियों का दूसरा भाग है। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसकी ट्रिक है वित्त और कर्मचारी राजा के जिम्मे। संविधान सभा के कार्यों पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। राजा वाली एक और ट्रिक मिल गई। हाँ, मावलंकर वाली समिति और राजेंद्र प्रसाद की ये वित्त वाली ट्रिक दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। वित्त और कर्मचारी राजा के जिम्मे, डन। तो भाग 2 की समितियों को पूरा ठहर के आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में भारत के प्रतीक चिन्ह वाला एक पहचान पत्र या आईडी कार्ड और एक जज का लकड़ी का हथौड़ा है। आईडी कार्ड मतलब नागरिकता, राइट? सही पकड़ा। नागरिकता पर तदर्थ समिति और सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति दोनों के अध्यक्ष एस. वरदाचारी थे। इसके अलावा भाषाई प्रांत आयोग समिति के अध्यक्ष एस.के. दर थे। भाषाई प्रांत आयोग समिति के प्रमुख कौन थे? स्लाइड में दिया है कि इसके अध्यक्ष एस.के. दर थे। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। दर आयोग का नाम काफी सुना है। हाँ, एग्जाम में एस.के. दर जो भाषाई प्रांत से जुड़े हैं और एस. वरदाचारी जो सुप्रीम कोर्ट तदर्थ समिति से जुड़े हैं, अक्सर पूछे जाने वाले नाम हैं। वरदाचारी और दर दोनों क्लियर हैं। तो इन तदर्थ समितियों के नामों को पक्का करते हुए अब हम अपनी अंतिम स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब अंतिम स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक कैलेंडर पर 1949 लिखा है और उसके ऊपर सुनहरा अशोका स्तंभ या लायन कैपिटल बना हुआ है। यानी संविधान पूरा होने का वक्त आ गया। हाँ, ये संविधान के अंतिम प्रारूप और स्वीकृति पर है। अंतिम प्रारूप यानी फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था, जिसमें कुल 2473 संशोधन किए गए थे। 17 अक्टूबर 1949 को आधिकारिक नाम भारत का संविधान स्वीकार हुआ और ये नामकरण संविधान के अनुच्छेद 393 में दिया गया है। वेट, अंतिम प्रारूप में कुल कितने संशोधन किए गए थे? इसमें कुल 2473 संशोधन किए गए थे। अरे वाह, इतने सारे संशोधन! ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम। अंतिम प्रारूप की तारीख 4 नवंबर 1948 और नामांकन वाला अनुच्छेद 393 दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आर्टिकल 393 याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ हमने देखा कि कैसे 2473 संशोधनों के बाद हमारा संविधान अपने अंतिम रूप में आया। वाकई इतनी सारी समितियां और इतनी डिटेल में काम। बिल्कुल। संविधान सभा की ये 22 समितियां सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये उस मजबूत नींव की ईंटें हैं जिस पर हमारे देश का लोकतंत्र खड़ा है। और एग्जाम के लिए इन ईंटों को समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। अब एक सोचने वाली बात सोचिए जरा, बिना किसी आधुनिक तकनीक, बिना इंटरनेट या कंप्यूटर्स के इतने सारे लोगों ने कैसे हर एक नियम और अधिकार पर बहस करके 2473 बदलावों पर सहमति बनाई होगी। ये सच में एक बहुत बड़ा टास्क था। हाँ, तो आज जो हमने यहाँ पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर करना। ये सारे फैक्ट्स और लॉजिक आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही।